अमरेंद्र गुप्ता हमारे सहयोगी यशोभूमि में मौजूद हैं। क्या कुछ वातावरण है, जैसे कि आपने G20 में बहुत सारे प्रतिनिधियों से चर्चा की थी, क्या किसी से बातचीत हो पाई है, क्या कुछ चल रहा है वहां? अमरेंद्र। प्रतिबिंब 2023 अगर कहें तो भारत के लिहाज से खासा अहम माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक लीडरशिप की जो बात है वो भारत ने दिखाई है, चाहे वो G20 की प्रेसिडेंसी हो या P20 की भारत में अध्यक्षता। इसके बाद अगर बात करें कि जिस तरह से भारत का विश्व में बढ़ता कद है, उसको लेके सारी संसद के जो स्पीकर्स हैं और वहां से जुड़े हुए सांसद और प्रतिनिधि हैं, लगभग 188 प्रतिनिधि भारत में इस समय मौजूद हैं और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ बैठकर उन मुद्दों पर चर्चा होनी है जिसका सभी देशों से संबंध है। अगर बात करें G20 के देशों के विषयों की तो खासे अहम विषय हैं और भारत जिस तरह से लगातार उनमें लीड कर रहा है, खासा अहम माना जा सकता है। और जो आज का जो दिन है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो आज पहला दिन है और पहले दिन अभी थोड़ी देर पहले सारे डेलीगेशंस आने वाले हैं और जो यशोभूमि की जो खूबसूरती है, प्रतिबिंब वसुधैव कुटुंबकम, जो वास्तव में जो थीम है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर फॉर वन पार्लियामेंट, तो उसी को लेके रखी गई है। और जो इंडिया इज द डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसकी थीम पर भी यहाँ एग्जीबिशन है। और जो डेलीगेशंस आएंगे उनको जिस तरह से G20 में हमने लगातार एक साल तक बहुत सारे शहरों में ले आके उनको भारत की संस्कृति और सभ्यता से रूबरू कराया, सेम उसी तरह की एक जो स्वरूप है और जो उस तरह की जो पहल है वो आपको P20 के यहां पर देखी जा सकती है। अमरेंद्र, वहां पर आप लगातार बने रहें और कोशिश करेंगे अपडेट लगातार आपसे लेते रहें। अभी तक की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता इस समय यशोभूमि पर मौजूद हैं। अमरेंद्र, आपका स्वागत है। और क्या आज का दिन भर का जो कार्यक्रम रहा उसमें क्या कुछ चर्चा हुई पर्यावरण को लेकर? क्या संदेश निकला, क्या संकेत है इसका? मनोज जी, पीढ़ियां आई और पीढ़ियां चली गई, लेकिन जो सबसे ज्यादा मजबूत होता रहा वो है भारत का लोकतंत्र। भारत के लोकतंत्र की एक खासियत है कि जो भारतीयता है उसके रग रग में लोकतंत्र बसी हुई है और इसकी पूरी दुनिया इसका मान करती है और सम्मान करती है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर 2014 से लेकर अब तक के कार्यकाल को देखें तो भारत के लोकतंत्र की गूंज दुनिया में एक अलग तरीके से देखी जा सकती है। और अगर खास कर हम बात करें साल 2023 की, तो यह भारत के इतिहास से एक अहम साल माना जा सकता है। मनोज जी, भारत जहां एक और इस साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं वैश्विक स्तर पर जो भारत की गूंज है वो पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। G20 का जो प्रेसिडेंसी थी वो भारत को मिलना न सिर्फ एक बड़ी बात थी, बड़े गर्व की बात थी, जिसका वर्णन लोकसभा स्पीकर ने भारत की संसद में बैठ के किया, उसके सफल समापन के साथ। वो बात आज भी मैं स्मरण करना चाहता हूं जब लोकसभा स्पीकर ने पूरे संसद के सामने कहा कि G20 का सफल आयोजन और उससे निकले हुए संदेश न सिर्फ भारत बल्कि भारतीयता के लिए भी गर्व की बात है, जिसे आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। और एक बार पुनः G20 के वही देश P20 यानी कि पार्लियामेंट 20 के साथ भारत के नेतृत्व में विश्व के वो सारे बड़े मुद्दे पर मंथन करने को तैयार हैं। मनोज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारत ने लीडरशिप अप्रोच की है और जिस तरह से भारत की उस लीडरशिप अप्रोच को आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रहा है, यह बड़ी बात है। और जिस तरह की आज पहले दिन की तस्वीर, P20 के पहले दिन की जो तस्वीर थी वो खासी अहम मानी जा सकती है। पूरी दुनिया में लगभग सामान्य से कुछ समस्याएं होती हैं जिससे पूरी दुनिया में लड़ाई। अमरेंद्र, जाहिर सी बात है आज जो प्री समिट हुई है उसमें पर्यावरण को लेकर चर्चा हुई है। वसुधैव कुटुंब के संदेश के साथ एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। बात जाहिर सी बात है, लोकतंत्र की दृष्टि से भारत में यह सम्मेलन खासा महत्वपूर्ण है। यशोभूमि से ही अमरेंद्र गुप्ता जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, आप वहां किस तरह से आप देख रहे हैं पूरे के पूरी तस्वीर को, हमें बताएं।
रामवीर जी, जिस तरह से G20 के सफल आयोजन के बाद पार्लियामेंट 20 वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के साथ आयोजित किया गया और आज उसका उद्घाटन सत्र था और प्रधानमंत्री जी ने इस उद्घाटन संदेश में साफ तौर पर कहा कि आज पूरी दुनिया को मिलकर हर वैश्विक मुद्दे पर मंथन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे बयान के दौरान कई सारी जो एक साझा समस्याएं हैं उसकी ओर जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का जिक्र करते हुए संसद के हमले का जिक्र किया और कहा कि पूरी दुनिया इससे ग्रसित है। जलवायु परिवर्तन सहित सभी मुद्दों पर एड्रेस किया। मैं सबसे पहले बता दूं कि आज हमारे साथ इस सेशन में, ओपनिंग सेशन में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी मौजूद थी और वो स्वयं उस मौके पर थी। मैम, कितना बड़ा मौका जब पूरी दुनिया भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ मंथन करने को तैयार और वो हर मुद्दे जिस पर वो डिस्कशन चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में प्रमुखता दो बातें जिसका मेरे को अभी समझ आया। पहला तो ये कि भारत किस प्रकार से लोकतंत्र की जननी है और इस सबसे विशाल लोकतंत्र के अंदर किस प्रकार से मुश्किलों का हल ढूंढा जाता है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना, उसे हमारे यहाँ सम्मिलित करना और उसके आधार पर बात, वाद और विवाद के माध्यम से जो है उस बात को सुलझाने का काम किया जाता है। और उसमें सबसे अधिक इतनी बड़ी संख्या में अगर किसी ने वोट डाला, 70% इलेक्टोरल रोल पे जो लोग हैं उनका वोट, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इलेक्टोरल रोल पर होने का उनके बारे में बताना, सबसे विशाल संसद होना और सबसे पुरातत्व ऐसी हमारे यहाँ परंपराएं होना जो कि लोकतांत्रिक परंपराएं ही नहीं बल्कि लोकतंत्र को स्थापित करने वाली जो है इंस्टीट्यूशंस थे और उनके माध्यम से भारत की जो प्रकृति है वही लोकतांत्रिक है। और ऋग्वेद के एक ऋचा को कोट करना, संवदत्वम समगच्छत्वम संभो मानानसी जानताम, यानी अगर समस्याओं को सुलझाना है तो हम सब एक ही भाषा में बात करें, एक ही साथ चलें और हमारे मनों के बीच की जो दूरी है वो समाप्त हो और हमारे मन भी एक हों। बहुत बड़ा संदेश है, खास तौर पे दुनिया में जिस प्रकार की स्थिति, वैश्विक स्थितियाँ बनी हुई हैं उनके बीच से रास्ता ढूंढने का। और उसी रास्ते को ढूंढते हुए उन्होंने बताया कि जो हमारे चैलेंजेस हैं वो भी समान ही हैं। भारत का जो लोकतंत्र है उस इतने बड़े लोकतंत्र को अगर किसी ने चैलेंज किया तो वो चैलेंज जो है आतंकवाद ने हम पर हमला किया। और आज से तकरीबन 20 साल पहले हमारे लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा स्थान है उसी को अटैक किया गया और वो सबके सामने इससे बड़ी आतंकीय घटना तो कुछ हो नहीं सकती। और बावजूद इस मुश्किल के हम लोग उससे उभरे, लेकिन आज वो समस्या पूरी दुनिया के सामने खड़ी है। तो समबदध्वम वाली बात है कि आतंकवाद के खिलाफ हर देश, हर चाहे वो G20 हो या P20 हो, एक ही आवाज़ निकले और वो आवाज़ निकले कि सब लोग जो है आतंकवाद का विरोध करते हैं और आतंकवाद रास्ता नहीं है किसी भी समस्या को सुलझाने का। तो मुझे लगता है कि भारत की परंपराओं का जिक्र करते हुए जो वैश्विक समस्याएं हैं उनसे समाधान का रास्ता निकालने का जो तरीका भारतीय परंपराओं पर आधारित है, प्रधानमंत्री जी ने बखूबी अपने भाषण के माध्यम से वो पूरे देश और दुनिया के सामने रखा और सुझाया कि यही रास्ता है आगे का। मैम, प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही, महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और जिस तरह से संसद के सत्र के दौरान महिलाओं को 33% का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ जो बिल पारित किया गया उसकी भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाएं आगे ना बढ़ रही हैं। ये भी एक बड़ा मौका था इस फोरम से महिलाओं को समान ताकत देने के लिए। देखिए, जो कॉन्वर्सेशंस थी, जो अब तक जिन बातों पर बात हो रही थी वो बात थी कि महिला सशक्तिकरण करने का। प्रधानमंत्री जी ने उस बात को बदला है कि महिलाओं को सशक्त नहीं करना बल्कि समाज को सशक्त करना है और वो सुनिश्चित महिलाओं की भागीदारी ही कर सकती है जब महिलाओं को आप नेतृत्व, उनकी शक्ति को पहचानते हुए, उनकी नेतृत्व क्षमता को जानते हुए आप महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे
तो समाज खुद से सशक्त हो जाएगा। एंड दस जो कॉन्वर्सेशन है वो विमेन लेड डेवलपमेंट की है, विमेन एम्पावरमेंट की नहीं है। और विमेन लेड डेवलपमेंट में उन्होंने लगातार बताया कि महिलाओं की बात को जब हम सुनते हैं और महिलाओं के द्वारा जब नेतृत्व होता है तो समाज जो है वो सशक्त होता है। और उसी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए G20 की जो जॉइंट स्टेटमेंट थी उसमें विमेन लेड डेवलपमेंट को मेंशन किया गया। और उसके बाद जो है सीधा स्पेशल सत्र बुलाकर 33% महिलाओं को पार्लियामेंट्री चुनाव में और लेजिस्लेटिव चुनाव के अंदर भागीदारी दी गई। तो 33% आरक्षण भी दिया गया। तो यही भारत की क्षमता और भारत की परंपराओं का संदेश है। बिल्कुल 20 अक्टूबर 2022 की जो वो तारीख जो केवड़िया में प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उठाया था, और G20 में भी जो आउटकम आया था दिल्ली डिक्लेरेशन, उसमें भी जलवायु परिवर्तन का मुद्दा अहम था। और कल जो डिस्कशन था उसमें भी भारत के उस जलवायु परिवर्तन का जो कि वैश्विक समस्या है सबने एक सुर से कहा, और लोकसभा स्पीकर ने खासे तौर पर मिलकर लड़ने की बात कही। इस तरह के मुद्दे कितने बड़े हैं और वैश्विक फोरम पे जिस तरह का मंच है उस पे इसको एड्रेस करना कितना बड़ा माना जा सकता है? देखिए, जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है उस पर प्रधानमंत्री जी बहुत प्रकट विचार अपने आज से नहीं कई सालों से उन विषयों पर उन्होंने बात की है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी कई बार बात की, किताब भी लिखी बल्कि। लेकिन अब वो इसमें आया हमारे G20 डिक्लेरेशन में, दिल्ली डिक्लेरेशन का हिस्सा बना। लेकिन जो मिशन लाइफ पूर्व में प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया तो कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेवारी, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी, मतलब जलवायु परिवर्तन है तो सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है ना जी, इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेवारी नहीं है केवल, उनकी भी है। लेकिन ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी जो है वो हम सबके हिस्से भी आती है। तो इंडिविजुअल लेवल पर इसको मैं कहती हूँ डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतंत्र के अंदर, लोकतांत्रिक परंपराओं के अंदर अगर लाभ सबका है तो जिम्मेवारी भी सबकी है। और उस जिम्मेवारी को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम जो है वो प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ के द्वारा स्थापित करने का काम किया। और हर व्यक्ति को एहसास दिलाया कि भाई अगर जलवायु परिवर्तन पर काम होना है, स्वच्छता पर काम होना है, तो हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी के साथ काम करना पड़ेगा। और तभी उस परिवर्तन को हम दूसरे परिवर्तन की ओर ले जा पाएंगे और बेहतर पृथ्वी की हम संकल्पना कर सकते हैं। एक सवाल, विविधता में एकता का मूल मंत्र जो भारत का है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने एड्रेस करते हुए 2019 के चुनाव की चर्चा की, जिसकी आपने अभी वर्णन किया, और साथ में 2024 में होस्ट करने की बात की। वैश्विक मंच पर G20 कंट्री को बुलाया और कहा कि आप आके देखिए कि हमारे यहाँ कितनी विविधता है और जो हमारा इलेक्शन का जो तरीका है वो कैसा है और किस तरह से काम किया जाता है। देखिए, विविधता भी है और उस विविधता के बावजूद पूरा देश एक भी है, संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन होता है और बहुत शांतिप्रिय ढंग से जो है इलेक्टोरल माध्यम से सत्ता का हस्तांतरण भी होता है। और सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं होता, साथ ही जो है एक पारदर्शी तरीके से इतनी भारी संख्या में लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं चुनाव में वोट डालने के तरीके से। तो यहाँ पर चाहे वो सत्ता हस्तांतरण का मामला हो, चाहे लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन का मामला हो, चाहे देश की शक्ति जो लोकतंत्र में के मूल में है उसको स्थापित करने का काम हो, वो सब पूरी दुनिया को दिखाने जैसी चीज़ें हैं और भारत की परंपराओं से अवगत कराने जैसी चीज़ें। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पारदर्शिता, लोगों की सहभागिता और शांतिपूर्ण हस्तांतरण, ये सब मूल्य जो हैं दुनिया को बताने के लिए सबको न्योता दिया। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और भारतीय तो वैसे ही खुश रहते हैं जब मेहमान आए। तो हर भारतीय की तरफ से प्रधानमंत्री जी ने विदेशियों को आमंत्रण दिया है। My colleague Amrendra, who's joining us from the venue. Amrendra, tell us about what happened at the inaugural session, because you were there witnessing live. What is the kind of sentiment that prevailed among the delegates? And after the session ends, I'm sure you will be getting us views of the delegates about what kind of views prevailed at the first thematic session on accelerating SDGs. Take us through what's happening.
टीना, जिस तरह से G20 की प्रेसिडेंसी के बाद P20 का एक आयोजन जिसमें दुनिया भर की संसद के जो अध्यक्ष हैं और उनके डेलीगेशंस हैं, लगभग 25 संसद के डेलीगेशंस यहाँ पे मौजूद हैं, उसका जो ओपनिंग सेरेमनी था आज, और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इस वैश्विक मंच पर कई बड़े मुद्दों को एड्रेस किया, एक बड़ी बात थी। प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा आज के उद्घाटन सत्र में कि किस तरह से आतंकवाद एक बड़ी समस्या है, और उन्होंने 13 दिसंबर 2001 की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब भारत की संसद पर एक देश का सबसे बड़ा हमला हुआ था, लोकतंत्र की आत्मा को घायल किया गया था, और ये भारत भले उससे उबर आया हो, लेकिन आज पूरी दुनिया आतंकवाद से लड़ रही है, जिसका कि हमें सार्वजनिक तौर पर, सामूहिक तौर पर बैठकर मंथन करना चाहिए, और P20 का मंच उसके लिए एक अहम, एक उपयोगी मंच साबित हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने बॉर्डर टेररिज्म की बात की कि जिस तरह से बॉर्डर पर टेररिज्म है वो सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में है। इसके अलावा भी उन्होंने जिस तरह से जलवायु परिवर्तन की बात की, और ग्लासगो का अगर COP26 का जो आपने जो भारत ने लीड ली है उसकी भी एक इंपॉर्टेंस रही है। और अगर 20 अक्टूबर 2022 का वो केवड़िया का अगर आपको इवेंट याद होगा, जब भारत ने पहली बार जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे बड़ा लीड लेते हुए दुनिया को आह्वान किया था, उसके बाद पूरी दुनिया में G20 का जो आउटकम आया था उसमें आपने देखा होगा दिल्ली डिक्लेरेशन में सभी ने पूरे एक सुर में जलवायु परिवर्तन से लड़ने की बात की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने आज एक बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि किस तरह से भारत की संसद ने 33% महिलाओं को आरक्षण देकर महिलाओं को बराबरी का हक देने का प्रयास किया है, और सशक्तिकरण के साथ बराबरी का हक देना एक बड़ी बात है, और उन्होंने दुनिया से अपील की है कि भारत उस ओर आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि भारत का जो इलेक्शन का जो तंत्र है, जो चुनाव का तंत्र है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने 2019 का कोट किया। उन्होंने बताया कि इतना बड़ा तंत्र और 2019 का इतना बड़ा चुनाव पूरी दुनिया ने देखा, और किस तरह से आज से 25 साल पहले भारत ने ईवीएम प्रारंभ किया और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे चुनाव होता है, सत्ता का किस तरह से हस्तांतरण होता है उसकी बात भी गई। और साथ में 2024 में पूरी दुनिया को इस वैश्विक मंच पर एक बार पुनः आह्वान किया कि हम आपको होस्ट करने के लिए तैयार हैं, आप भारत की जो चुनावी प्रक्रिया है उसको आकर करीब से देखिए। तो कुल मिला के कहा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने वो सभी वैश्विक मुद्दों को यहाँ पर आवाज़ दी है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ कि P20 की, कि भारत ने, अगर हम देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर जिस तरह से 2014 से लेके और लगभग 9.5 साल का उनका कार्यकाल हो चुका है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने लगभग वो सारे मुद्दे एड्रेस किए जो वैश्विक लेवल पे, वैश्विक चुनौतियां पूरे विश्व के लिए साझा तौर पे मानी जा सकती हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, यानी कि पूरी दुनिया हमारा घर है और हमें मिलकर सामूहिक तौर पर उन समस्याओं को एड्रेस करना चाहिए और उसको हल करने का प्रयास करना चाहिए। जी टीना। ओके, यशो भूमि का रुख करते हैं जो मेन आयोजन स्थल है। अमरेंद्र हमारे संवाददाता वहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमरेंद्र, इस वक्त चूंकि आज कंक्लूडिंग सेशन है और जो दूसरा सत्र है जिस पे चर्चा हो रही है सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों के जीवन को आसान बनाना, हम जानना चाहेंगे कि आज का जो आखिरी चरण है उसके तहत क्या कुछ कार्यक्रम है और आगे किस तरह से सीक्वेंस आगे बढ़ेगा। अमृता, ये P20 का जो शिखर सम्मेलन है लगातार वैश्विक मंच पे जिस तरह से मंथन हो रहा है और एक कंक्लूजन के साथ मंथन हो रहा है, उसका लास्ट सेशन जो अभी है डिजिटल वाला वो चल रहा है। अभी उपसभापति हरिवंश जी ने उस सेशन को चेयर किया है और ये 1:30 बजे तक सेशन चलेगा। इसके बाद मैं पहले आपको बता दूं कि पूरे दिन भर का जो आज का जो रूटीन है उसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना चाहिए। लगभग 1:30 बजे तक, 11:30 से प्रारंभ हुआ और 1 बजे तक ये सेशन पूरा चलना है। इसमें 5 जो कीनोट स्पीकर हैं जो ओवरऑल डिजिटलीकरण को लेके अपनी बात रखने वाले हैं। इसके अलावा 4 और स्पीकर रहेंगे जो इंटरप्रेट करेंगे, भाषण देंगे। लास्ट में 4-6 मिनट का उनका समय है और आखिरी जो कीनोट स्पीच होगी वो डिप्टी चेयरमैन जो हैं, उपसभापति जो हैं हरिवंश जी की रहेगी। तो ये तो एक सेशन का रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज एक
बड़ा आखिरी दिन है, तो आज वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जगदीप धनखड़ साहब, उनकी तरफ से जो सारे P20 के डेलीगेशंस हैं उनको एक लंच होस्ट किया गया है। तो लंच में वीपी वाइस प्रेसिडेंट खुद रहेंगे उन लोगों के साथ, तो एक उनके लिए एक लंच है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी चीज़ जो है कि अगला जो P20 समिट है वो ब्राज़ील को सौंपा जाना है। तो लोकसभा स्पीकर 1 से और 1:30 बजे जो अगला P20 समिट है वो ब्राज़ील को सौंपने की औपचारिक घोषणा करेंगे समापन सत्र के साथ। और उसके अलावा जो है उसमें IPO के चेयरमैन का एक स्टेटमेंट होना है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 23 से 27 अक्टूबर तक, इसी महीने 23 से 27 अक्टूबर तक अंगोला, अफ्रीका के अंगोला में IPO का सम्मेलन होना है, जिसकी कुछ इंस्ट्रक्शन लोकसभा स्पीकर और जो IPO के चीफ हैं उनके साथ मुलाकात हुई है, उसमें कुछ गाइडलाइंस हुई हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा होनी है। तो ओवरऑल तो ये है, लेकिन जिस तरह से मैं बताऊं कि अगर पीछे के 2 दिन देखें, मतलब जिस दिन प्री समिट का दिन देखें और कल का दिन देखने के बाद आखिरी दिन है, खासे अहम साबित हो सकते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आज का जो सत्र है, इसकी अगर पृष्ठभूमि में जाएं तो दोनों सत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहे। जो वीमेन लेड डेवलपमेंट की बात जो IPO में यहाँ पे P20 के जो डेलीगेशन है उन्होंने की, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने कल जिस तरह से अपने उद्घाटन सत्र में कहा कि आज भारत जो है उन वैश्विक मुद्दों को हर तरह से लीडरशिप देने के लिए तैयार है और उसकी ओर आगे बढ़ गया है। और जिस तरह से अगर आप देखें 2014 से लेके और अभी तक का जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री का, वो सारे वैश्विक मुद्दों को उन्होंने एड्रेस किया है। और वीमेन लेड डेवलपमेंट की बात की तो अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट ने जो नारी वंदन अधिनियम पारित किया है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण माना जा सकता है, जब राज्य की विधायिका और संसद में जो महिलाओं को 33% आरक्षण देकर न सिर्फ सशक्तिकरण किया गया है बल्कि नेतृत्व की क्षमता भी प्रदान की गई है। तो बड़ा एक मैसेज था कल प्रधानमंत्री जी की तरफ से। और भारत जिस तरह से लीड ले रहा है, जिन विषयों पे लीड ले रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो अभी सत्र चल रहा है डिजिटलीकरण को लेकर, तो अगर आप देखें प्रधानमंत्री जी का अभी तक का पूरा कार्यकाल अगर भारत की बात करूं तो नरेंद्र मोदी सरकार में डिजिटलीकरण को लेकर काफी क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। अगर बात करें जनधन योजना की, तो जनधन योजना के तहत सभी लोगों का खाता खुलवाया गया है। डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म के तहत आप देखिए कि भारत बहुत क्रांतिकारी कदम के साथ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल अमरेंद्र, पूरी दुनिया उसको मान रही है। और जिस तरह से आज का जो सेशन है उसमें अभी अंतिम सत्र में डिजिटलीकरण की बात की जाएगी, किस तरह से आर्थिक अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए डिजिटली होना बहुत जरूरी है। और तो अमरेंद्र ने यहाँ पर कुल मिलाकर के जो भी यशोभूमि में जिस तरह से पूरा का पूरा आज का शेड्यूल है उसको बताया, और उसमें जो डिसीजन लिए जाएंगे और जो कुछ लिए जा चुके हैं उनके बारे में भी उन्होंने गहराई से सब चीजों को बारीकी से एक एक करके बताया। यशोभूमि जहां पर हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता मौजूद हैं जो लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अमरेंद्र, क्या कुछ खास है अभी तक वहां पर, संक्षेप में? देखिए टीपू, अगर मैं बात करूं साल 2023 की, तो भारत के लिहाज से खासा एक अहम साल माना जा सकता है। जहां एक ओर भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी ओर साल 2023 में भारत ने G20 का सफल प्रेसिडेंसी के साथ एक सफल वैश्विक मुद्दों के साथ समापन किया। और उसके तुरंत बाद इसी साल में हमने आज P20 यानी कि पार्लियामेंट 20 का एक सफल समापन कई मुद्दों के गंभीर मंथन और कई लक्ष्यों के साथ किया। टीपू, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो वैश्विक स्तर पर जो चुनौतियां हैं और जिसको भारत लगातार एड्रेस करता रहा है, उसके लिए P20 का मंच एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच माना जा सकता है। और जिस तरह से भारत का वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वो फॉर वन पार्लियामेंट्स के लिए हमने माना है कि पूरी दुनिया हमारा घर है और उनकी सभी की वैश्विक समस्याएं मिलकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वेलकम बैक टू यू। हम सीधे चलते हैं यशोभूमि जहां अमरेंद्र गुप्ता हैं। अमरेंद्र, क्या कुछ खास फिलहाल आप देख पा रहे हैं वहां पर? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये 2 दिवसीय P20 सम्मेलन का सफल एक समापन हुआ और P20 का दिल्ली डिक्लेरेशन जारी हुआ, जिसको सभी कंट्रियों ने अडॉप्ट किया, और वो सारे वैश्विक मुद्दे इन 2 दिनों में न सिर्फ डिस्कस हुए बल्कि एक संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ सभी
जो हमारे अतिथि थे, जितने भी G20 कंट्री के P20 डेलीगेट्स थे, उन्होंने उस संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रण किया, एक बड़ी बात। और दूसरी बात यह कि अब अगला जो पड़ाव है भारत के बाद वो ब्राजील में होने जा रहा P20। तो एक लोकसभा अध्यक्ष जी ने सबको शुभकामना देते हुए ब्राजील में अगली बार मिलने का और जितने संकल्प तय हुए हैं उनको पूर्ण करके और आगे की क्या रास्ते हैं, कैसे गोल को अचीव करना, उस पर बात करने की बात कही। अब इसके बाद मैं बात करता हूं भारत में ये 2 दिवसीय जो P20 सम्मेलन हुआ, और सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो प्री समिट हुआ, एक खासा अहम समिट माना जा सकता है। अगर 3 दिनों की बात करूं तो प्री समिट में जो अपना सबसे बड़ा एक अचीवमेंट था, जलवायु परिवर्तन को लेकर जो चर्चा, अगर आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में 20 अक्टूबर 2021 की वो तारीख मैं याद करता हूं जब केवड़िया में जलवायु परिवर्तन को आवाज दी थी, और उस समय IPO के UN के चीफ उस कार्यक्रम में थे, और उसके बाद इसको एक वैश्विक मुद्दा बनाते हैं, क्योंकि चुनौतियां सबकी बराबर होती हैं, साझा सहमति के साथ चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। और जलवायु परिवर्तन पे एक सबसे बड़ी उपलब्धि भारत ने जब लीड ली, ग्लासगो में जो COP26 हुआ, तो वहां पे भारत ने लीड लेते हुए इसको वैश्विक मुद्दा बनाया और उस मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ा। और उनकी सरकार, भारत सरकार की जो नीतियां हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि वो साफ तौर पर झलकती है। तो प्री समिट जो है, जिसमें जलवायु परिवर्तन सहित प्राकृतिक आपदा को लेकर चर्चा की गई, वो खासा अहम रहा। और एक अच्छी चीज निकली उस जलवायु परिवर्तन वाले समिट से, रामवीर जी, की दुनिया में लगभग 8 बिलियन लोग हैं, और उनमें से अगर 1 बिलियन लोग जो अपने जीवन में अगर हम लोग पर्यावरण को अपना लें तो 20% जो इस तरह की समस्याएं हैं वो कम हो जाएंगी। ये एक बड़ा की पॉइंट था, वहां से निकला। और सभी जो डेलीगेशन थे, G20 के कंट्री थे, उन्होंने कहा कि आज से इसको अपनी लाइफ में भी हमें अडॉप्ट करना है और अपनी कंट्री के साथ जो ग्रीन और जो जलवायु परिवर्तन को लेकर हमें आगे बढ़ना है। जी, अब आते हैं हम पहले दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस P20 समिट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही और बहुत सारी चीजों को एक साथ इस वैश्विक मंच पर साझा किया। आतंकवाद एक बड़ी समस्या, और प्रधानमंत्री जी ने इस आतंकवाद की बात करते हुए 13 दिसंबर 2001 की वो तारीख याद की जब भारत की संसद पर एक हमला हुआ था और दहशतगर्दों ने भारत की आत्मा को छलनी कर दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री ने दूसरी बात कही कि भारत भले उससे उभर गया हो आतंकवाद से, लेकिन फिर भी लड़ रहा है। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया लगभग इस वक्त आतंकवाद से लड़ाई कर रही है, जंग लड़ रही है। तो एक साझा प्रयास आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए, और एक बड़ी समस्या की ओर प्रधानमंत्री जी ने इंगित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बताया कि हमारे देश में जो मेहमान हैं और मेहमानों की किस तरह से मेहमान नवाजी की जाती है, और उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि जो भारत की लोकतंत्र है कितना मजबूत है, और हमारे यहाँ का जो चुनावी प्रक्रिया है उसकी बात करते हुए प्रधानमंत्री जी ने 2019 का चुनाव याद दिलाया कि इतना बड़ा चुनाव जिसको पूरी दुनिया ने देखा, और हमारे यहाँ लगभग 25 साल पहले हमने EVM प्रारंभ किया, और EVM के बाद एक ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव हमारे यहाँ भारत में किया जाता है, और सत्ता का जो हस्तांतरण होता है बहुत ही आसानी से किया जाता है। साथ में इस वैश्विक मंच से प्रधानमंत्री जी ने 2024 के आगामी चुनाव पर इन सभी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और बोला कि आप आइए और देखिए कि भारत की चुनावी प्रक्रिया कितनी अच्छी है और कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ चलती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने बॉर्डर टेररिज्म की बात की, प्रधानमंत्री जी ने जलवायु परिवर्तन की बात की, और उन मुद्दों को जब दूसरे दिन जब आते हैं। जी अमरेंद्र, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी तरफ से निकल करके आ रही है।